देखिए, स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर और इससे जुड़े हुए शेयरों पर, क्योंकि हमने बहुत सारे फंड मैनेजर्स से रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी। तो एक चीज़ कॉमन निकल रही है कि इस अनसर्टेनिटी में अगर कोई सेक्टर है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर थोड़ा सा रिजिलियंट रह सकता है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइड पर रह सकता है, जहां पर कि आपको थोड़ी सी जगह मिल सकती है कि आप अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर सकें। कारण उसके हमने जितनी भी बातचीतें की बड़े बड़े लोगों से, तो उनका कहना है कि ये सेफ़ किस लिए है, ये सेफ़ सेक्टर क्यों है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, एक तो इसका एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। भारत के कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका जा रहे हैं या यूरोप जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नहीं जा रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च है वो सरकार कर रही है और सरकार के खर्च से ये सेक्टर चल रहा है। अगर फ्लाईओवर बनना है, डैम बनना है, सड़क बननी है, उस पर सरकार का कोई एक्सपोर्ट से लेना देना डायरेक्टली तो है नहीं, तो सीधा खर्च होगा और सीधा कंपनियों के रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। दूसरा, मॉनसून ख़त्म हो रहा है, अब ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पर है, तो अब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो फास्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्वार्टर के रिजल्ट तो थोड़े से हर कंपनी के वीक ही रहते हैं, क्योंकि क्यू एन क्यू आप रिजल्ट देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के जो जुलाई सितंबर क्वार्टर होता है वो थोड़ा वीक रहता है, लेकिन सितंबर से रिकवरी धीरे धीरे शुरू हो जाती है इनकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की। लेकिन वो रिफ्लेक्शन कब आएगा, आपको अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में आएगा, जनवरी मार्च क्वार्टर में आएगा। तो अगले 6 महीने के अगर विजन से देखते हो तो ये सेक्टर थोड़ा सा रिकवरी दिखाता है। साथ ही अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं इंडिया में, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे अगर आधा परसेंट 1% भी इंटरेस्ट पे रिलीफ मिलता है तो इन कंपनीज को करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ तक का भी फ़ायदा कई बार मिल जाता है जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है, तो उससे इनकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो बढ़ जाता है। सीमेंट स्टील कीमतों का सीधा असर मार्जिन्स पर पड़ता है अगर ये कीमतें कम रहती हैं, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल है सीमेंट और स्टील एक तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, तो उससे सीधा फ़ायदा इनके मार्जिन्स पे मिल जाता है। चिंताएं क्या है? चिंताएं केवल ये हैं कि टैरिफ का देखिए इनडायरेक्ट असर हर सेक्टर पर पड़ेगा, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जो कि अछूता रहेगा। अगर हमारे देश में कुछ भी टैरिफ का 50% मान लीजिए लग जाता है तो इकोनॉमी अगर डीरेल होती है तो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली सभी सेक्टर को पड़ता है, लेकिन रिजिलियंट थोड़ा सा कम असर जो मिलेगा वो इस सेक्टर पर मिलेगा। इकोनॉमी अगर सुस्त होगी तो असर पड़ सकता है। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की वैल्यूएशन देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी किस वैल्यू पर चल रही है और एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। वैल्यूएशन आपकी स्क्रीन पर है। आईआरबी इंफ्रा 27 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, 32 की बुक वैल्यू है। इसी तरह से हम एक एक कंपनी पर बात करेंगे। अंशुल जी, फटाफट से बात करते चलते हैं। सर, आईआरबी इंफ्रा 27 का पी मल्टीपल चल रहा है, करीब 33 की बुक वैल्यू है। आपको एक काउंटर चार्ट पर मिड टर्म के हिसाब से कैसा लगता है? सर, मैं शॉर्ट टर्म किसी भी शेयर पर नहीं पूछूंगा। अच्छा, 4 से 6 महीने के प्रोस्पेक्टिव को मैं मिड टर्म मान के चल रहा हूँ। 4 से 6 महीने के प्रोस्पेक्टिव से मेरे को ये स्टॉक 42.65 अगर टूटता है, 32.5 आते हुए दिख रहा है। ऑलरेडी 39 वीक्स में 47% का करेक्शन हो चुका है और करेक्शन अभी कंप्लीट नहीं दिख रहा है, तो 32.5 तक का टारगेट मेरे को दिख रहा है। ठीक है, और अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है तो ऊपर जाने के कितने तक चांसेस हैं अंशुल जी? अगर 42 रुपए प्रोटेक्ट होता है और वहां से बाइंग इंटरेस्ट आता है तो 54 तक ऊपर जा सकता है। वो मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है। एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, सर ये भी लगभग 27 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, बुक वैल्यू तो 5 रुपए की है। लेकिन चीज़ ये है कि कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स, इस क्वार्टर के रिजल्ट भी थोड़े से वीक रहे थे। काउंटर चला भी थोड़ा सा असमंजस में ही रहा। कुछ वन ऑफ भी थे। लेकिन अब ये काउंटर चलने के लिए तैयार है, अभी भी गिरने के लिए ही दिखा रहा है ट्रेंड? तो जो लेवल आईआरपी में 42 का था मेजर सपोर्ट की, अगर टूटा तो और डाउनसाइड आएगी, नहीं टूटा तो बाउंस बैक करेगा। वही सेम स्ट्रक्चर, वही सेम लेवल एचसीसी में 37.5 का था, जिसको इसने बेहतरीन से प्रोटेक्ट किया। ये गलत हुई है, एचसीसी एनएससी न्यूयॉर्क वाला खुल जाता है, सॉरी, मेजर सपोर्ट के आसपास है। मेजर सपोर्ट इसका 23 है। स्टॉक में डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, बट अपसाइड भी कैप्ड है। रेंज में चल रहा है, नीचे 22-23 की रेंज है, ऊपर 35 की रेंज है। चूंकि लोअर एंड ऑफ द रेंज है और ओवरसोल्ड है, अगर यहाँ से 22 रुपए के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तो पहले ये एक बार 35 रुपए 50 पैसे जा सकता है। तो इसमें बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी दिख रही है। एनबीसीसी रियल इस्टेट से भी जुड़ा हुआ है और इंफ्रा से भी जुड़ा हुआ है। ये काउंटर वैल्यूएशन वाइज तो थोड़ा सा महंगा दिखता है। अगर हम इसकी सारी पी मल्टीपल सभी कंपनीज के देखें, 45 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, बुक वैल्यू भी 9 रुपए की है। लेकिन इसकी जिस तरह की
जो अंशुल जी नेचर है बिजनेस की, वो कुछ इस तरह की कि गवर्नमेंट से इसको काफ़ी कुछ अपना सीधा, गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट से सीधा झुकाव गवर्नमेंट का इस पर कंपनी पर रहता है। क्या बेनिफिट मिल सकता है इस काउंटर पर अगर बेट लगाई जाए तो? सर मैं थोड़ा सा अभी इसमें रुकूंगा। 282 दिन हो गए हैं, कब कंप्लीट हो गया है? हैंडल बन रहा है, जो ये नीचे आया है ये प्रोबेबली हैंडल बनाने आया है। यहाँ पे 8 हफ्ते का 10 हफ्ते का बेस बना के अगर ऊपर चलता है तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा, लेकिन अगर इसी तरह गिरता रहा तो मेरा लॉन्ग पोजीशन कभी ट्रिगर होगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अभी फ्रेश बाय इमीडिएट तो मैं नहीं करूंगा। अगर इसमें बेस बनता है और चूंकि कब बना है तो मोस्ट लाइकली हैंडल भी बनेगा ही, तो बुलिश वॉच लिस्ट में डालूंगा, बट करंट मार्केट प्राइस पे बाई मैं नहीं करूंगा। ठीक है। केईसी इंटरनेशनल सर, इसमें देखें तो 34 का पी मल्टीपल चल रहा है और 201 का इसकी बुक वैल्यू है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही रही है कि केईसी इंटरनेशनल अगर विद इन द इंफ्रा स्पेस देखें और पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर ये इंफ्रा स्पेस में रहा है। क्या लग रहा है कि अभी भी परफॉर्म कर पाएगा? केईसी में दिक्कत ये है सर कि 1145 पे मतलब ऑल टाइम हाई जो 1300 के आसपास तक गया था, बट 1145 टूटने पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो गया है। वहां से ऑलरेडी 623 तक करेक्ट भी हो चुका है। अब बाउंस बैक कर रहा है तो मोस्ट लाइकली रेंज बनेगी नीचे 623 ऊपर 980, और ये रेंज लंबे समय तक चलेगी। तो अगर आपको केईसी में पार्टिसिपेट करना भी है तो लोअर एंड ऑफ द रेंज 680 623 इस रेंज में आने दीजिए, तब बाई कीजिएगा। ऊपर 980 का टारगेट मिल जाएगा। मिड ऑफ द रेंज है तो यहाँ पे बाई करना मतलब रिस्क रिवॉर्ड बराबर है, तो थोड़ा सा रिवॉर्ड अपने फेवर में आने दीजिए, तब बाई करना अक्लमंदी रहेगी। अंशुल ये एल कैसा लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस काउंटर की एक कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आप मंथली चार्ट पर देखेंगे तो एक ब्रॉडर रेंज करीब 3000 से 3500-3600 की रेंज में ये काउंटर है। लेकिन चूंकि लीडिंग कंपनी है, 32 का पी मल्टीपल जब छोटी कंपनियों को मिल रहा है तो इसका तो जस्टिफाइड हो गया। 710 रुपये की इसकी बुक वैल्यू भी है। आपको क्या लग रहा है अगर इंफ्रा में ली जाए कोई बैट तो यह जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस पर बैट लगाना ठीक रहेगा? सर एलएनटी में बाई देना सूरज को दिया दिखाने बराबर है। एलएनटी आपको याद होगा जब गैप के साथ बॉक्स ब्रेकडाउन फेल किया था 3200 रुपए पे, और अगले ही हफ्ते गैप ही के साथ उसको रिकवर रिक्लेम भी कर लिया था। तो 3207 रुपए से हम बाई बोलते आ रहे हैं। ऑल टाइम हाई का टारगेट 3853, और ऑल टाइम हाई का जब ब्रेकआउट मिल जाएगा, मतलब बॉक्स जो बना है उसका ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो 4200 से 4500 तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। 82 हफ्ते हो गए हैं कंसोलिडेट करते हुए, और थोड़े सा 10-20 हफ्ते निकल जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक है। जितना बड़ा एक्यूमुलेशन करेगा उतनी बड़ी मूव देगा। यहां से ब्रेकआउट देगा तो शायद 4200 तक जाएगा। 10-15-20 हफ्ते और कंसोलिडेशन में निकाल देगा तो फिर वो 4200 की जगह 4300 का टारगेट हो जाएगा, और एक 10 हफ्ते ऐड कर लेगा तो 4500 का टारगेट हो जाएगा। जितनी लंबी कंसोलिडेशन करेगा इस रेंज में उतना बेहतरीन है। रेंज के बॉटम पे हमने बाई कराया था, रेंज के ऑलमोस्ट टॉप पे है। 3853 जाता है तो रेंज का टॉप टेस्ट हो जाएगा, बट मैं रेंज हाई पे बेचने की जगह रेंज हाई के ब्रेकआउट को एंटिसिपेट करते हुए करीब करीब 4200 या 4500, जो भी टारगेट आपको सूट पड़े, मतलब रिटर्न के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं, बट 4200 से 4500 की रेंज आती हुई दिख रही है। ठीक है। वो तो एल एन टी यहाँ पर थोड़ा एक बेटर बेट के तौर पर दिख रहा है। लेकिन वहीं आर वी एन एल बहुत लोग फंसे हुए भी हैं अंशुल जी। रिजल्ट भी खराब आ गए, लेकिन इंफ्रा स्पेस में है कंपनी। वैल्यूएशन इतना पिटने के बाद भी अभी 57 के पी मल्टीपल पर चल रहा है काउंटर। 46 रुपये की बुक वैल्यू है। जस्टिफाइड है इन लेवल्स पर होल्ड करना भी? लेने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए रेलवे डिफेंस पीएसयू कभी जस्टिफाइड नहीं थे। डिफेंस में एक इंडिया पाकिस्तान वॉर आ गया तो चल गए। बाकी बाकी स्टॉक्स जैसा बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक बिहेव करते हैं वैसा ही कर रहे हैं। 512 के नीचे इसने बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म किया था, 305 का टारगेट टेस्ट किया था, मतलब 305 का लो बनाया था। बाउंस बैक में फिर उसी लेवल पे आ रहा है। जिस दिन 305 रुपए तोड़ेगा, आप मान के चलिए कि बहुत आराम से इस काउंटर में अगर आपको 212 रुपए तक की डाउन साइड दिख जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। और ये केवल आरबीएनएल के लिए नहीं, अक्रॉस द बोर्ड रेलवे स्टॉक्स के लिए, जिसमें आईआरसीटीसी को आप छोड़ दीजिए, उसको अलग गिनते हैं। अगला जो शेयर है वो है एनसीसी। देखिए, अगर विद इन द इंफ्रा स्पेस जो सबसे अच्छी वैल्यू पर प्लेस्ड चल रहा है वो इस समय एनसीसी दिख रहा है, लेकिन क्या ये चार्ट पर भी वेल प्लेस्ड है? नहीं है? अंशुल जी बताएं इसके बारे में।
चार्ट पे ठीक है सर, 35 हफ्ते में 52% गिरा है, उसके बाद से कंसोलिडेशन बॉक्स बना रहा है। ये बॉक्स कितने दिन चल, मतलब कितने महीने चलेगा, दिन कहना गलत होगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन वीकली चार्ट पे बन रही है, तो ये कितने महीने चलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन पॉजिटिव मतलब डाउन साइड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिख रही है। अब ये बेस बना रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेशन कंप्लीट होने के बाद ब्रेकआउट देगा। एक्यूमुलेशन कितने महीने चलेगी ये कहना मुश्किल है, बट डाउन साइड ऑलमोस्ट डन है इसमें। नीचे जाने जगह कम है, ऊपर जाने जगह बहुत ज्यादा है। ठीक है, पीएनसी इंफ्रा रिजल्ट आए थे, इसके रिजल्ट उतने खास नहीं रहे, लेकिन काउंटर में गिरावट भी नहीं देखने के लिए मिली, यही इसकी शायद ताकत भी दिखा रहा है। इसकी भी वैल्यूएशन तो ठीक है अंशुल जी, लेकिन ये थोड़ा सा इसके पीछे एक केस चला था कि इसके कुछ महाराष्ट्र से ऑर्डर कैंसिल हो गए थे और लॉन्ग टर्म बिड डालने के लिए भी मना कर दिया गया था। हालांकि फिर डिसीज़न में होल्ड आ गया थोड़ा कि ये कर सकते हैं, और फिर इनकी ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक रही, लेकिन रिजल्ट पे अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन काउंटर इंफ्रा स्पेस में ऑर्डर बुक अभी भी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है। वैल्यूएशन करीब 19.7 का पी मल्टीपल चल रहा है। आपको क्या लग रहा है सर ऑन चार्ट? पूरे चार्ट जितने हमने अभी तक डिस्कस किए हैं सर, उसमें से सबसे बेहतरीन चार्ट पीएनसी इंफ्रा का है। अगेन ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है, 49 वीक्स में 58% करेक्ट हुआ है, लेकिन करेक्शन के बाद 127 दिन से कप हैंडल पैटर्न बना रहा है और हैंडल पूरा टाइट है। ये जो 1 डे लिखा है इसको 6 मंथ्स कर देंगे या वाईटीडी कर देंगे तो आपको कप हैंडल क्लियरली दिखने लगेगा। बट ब्रेकआउट के बाद ही इंटरेस्ट आना चाहिए, 325 रुपए के ऊपर टिके तो स्टॉक को बाय कीजिए। 357 पे पहला रेजिस्टेंस है और टारगेट बनेगा 406 रुपए, जो कि पूरे फॉल जो 58.19% की फॉल आई है, इसका 50% रिट्रेसमेंट 406 रुपए के आसपास आता है, तो हम राउंड फिगर 399 पकड़ लेते हैं। अगर 325 के ऊपर निकला तो 357 और 399 मिल जाएगा। और अगर मैं इतना, मेरे को डाउट नहीं है, मतलब 80% चांसेस है कि ये ब्रेकआउट देगा। हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में कुछ क्लाइंट्स लॉन्ग भी हो सकते हैं, हमने प्रीएम्प्टिव बाय दिया था कि ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट किया था, लेकिन नहीं आया ब्रेकआउट, वो समय और खींच रहा है। तो अब नेक्स्ट बाय हम तभी देंगे जब 325 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म करेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, डीबीएल यहाँ पर दिलीप बिल्डकॉन 15 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, 346 की बुक वैल्यू। अंशुल जी ये भी काउंटर वैल्यूएशन वाइज तो ठीक है, आपको कैसा लग रहा है सर चार्ट पर? दिलीप बिल्डकॉन अच्छा लग रहा है सर, रिजल्ट भी ठीक ठाक आए हैं। अब ये मार्च क्वार्टर में 5,80% का ईपीएस ग्रोथ दिखा रहा है। इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जरूर होगा तभी इतना बड़ा दिखा रहा है, क्योंकि सेल्स में बहुत ज्यादा कोई राइज नहीं थी, बल्कि कमी हुई थी सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से। मार्जिन सुधरी थी, 12 से 19% हुई थी, मे बी इसमें इसकी वो वजह से। अदर इनकम का हेड है अंशुल जी, 20 करोड़ से बढ़ के अदर इनकम इनकी 386 करोड़ हो गई, जिसकी वजह से वो एक्सेप्शनल एकदम से प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि 140 करोड़ से बढ़कर 271 करोड़ हो गया। उसको हटा भी देंगे तो 12% से मार्जिन बढ़ के 19%, बारह हाँ परसेंट वो है, मार्जिन बढ़ा क्योंकि सेल कम है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है जी। तो मार्जिन बढ़ना अपने आप में, ऐसे हाँ। मार्केट में अगर कोई कंपनी मार्जिन बढ़ा ले रही है, मतलब मैनेजमेंट बहुत काबिल है। बट चार्ट्स पे 516 का एक ब्रेकआउट फेल हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, गैप भी ऑलमोस्ट फिल्ड है, तो यहाँ से धीरे धीरे करके 516 जाएगा। जब 516 520 के ऊपर टिकने लगे तब आप बाई कर सकते हैं, बढ़िया। इसमें आपको 600 650 तक की अपमूव मिलेगी। मैं प्रिएम्प्टिव बाई करने के मूड में नहीं हूं, अगर चार्ट पैटर्न ठीक होता तो मैं शायद प्रिएम्प्टिव बाई करता, बट उतना अच्छा नहीं है जितना मुझे चाहिए, तो मैं 516 के ब्रेकआउट के बाद ही बाई करूंगा।